इससे पहले हमने संविधान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो मौलिक अधिकार से संबंधित रहने वाला है। ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस भी कंपटीशन एग्जाम में के सिलेबस में भारतीय राज्य व्यवस्था सिलेबस में है, उसमें मौलिक अधिकार तो रहता ही रहता है। तो इस प्रकार ये जो है मौलिक अधिकारों का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी सभी नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के संदर्भ में सबको जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो आइए आज हमारे क्या मूल अधिकार हैं, हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके बारे में आप कुछ अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मूल अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई, किस देश ने की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, मूल अधिकारों का जन्म 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। के अधिकार पत्र को, जो 1215 में ब्रिटेन के नागरिकों को अधिकार पत्र दिया गया था, यानी कि मूल अधिकारों वाला, तो 1215 के अधिकार पत्र को मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? तो देखिएगा, इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा अपने कुछ सामंतों को प्रदान किए गए कानूनी अधिकार या कानून, जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई इंग्लैंड में। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने अपने नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान में की। अपने संविधान में की, यानी कि ये पहला देश है जिन्होंने मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है ये अपने संविधान में लिखा। वो पहला देश अमेरिका है। अब एक बात आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि भारत में जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए। यद्यपि ये वाला जो भारतीय संविधान के जितने भी विदेशी स्रोत हैं हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो बताओ, भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? भारत में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए। अच्छा, आपको ये भी बताना होगा कि भारत में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। भारत में मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है, इस बात की जानकारी आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़िए। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग करने वाले कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक
बाल गंगाधर तिलक द्वारा अपने बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में अपने स्वराज्य विधेयक में स्वराज्य विधेयक में मूल अधिकारों की मांग की। भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। कब की गई? 1895 में की गई। किस में की? तो अपना ही एक स्वराज्य विधेयक था, उसमें की। किसकी मांग की? मूल अधिकारों की मांग की। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर देखिएगा उसके बाद 1925 में एनी बेसेंट द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ इंडिया बिल में भी मूल अधिकारों की मांग की गई। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा, उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा अपने जो कॉमनवेल्थ इंडिया बिल, इसमें इस पत्र में भी, कॉमनवेल्थ इंडिया बिल में भी 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इसको आप नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या फिर आप इसने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। उन्नीस 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों को शामिल किया गया। जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में प्रकाशित हुई, उसमें भी मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। उसके जो कुछ बिंदु थे उसमें मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मूल अधिकारों के संदर्भ में प्रस्ताव पेश किया गया। कब किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया?
सर्वप्रथम कांग्रेस के किसी अधिवेशन में मूल अधिकारों के संदर्भ में जो प्रस्ताव पेश किया गया वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किया गया। कब हुआ था? 1931 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था। ध्यान रहे, इसी प्रस्ताव के आधार पर, इसी प्रस्ताव को आधार मान करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो लंदन गए थे वहाँ पर भी गांधी जी ने मूल अधिकारों की मांग की थी। तो इसी प्रस्ताव के आधार पर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न ये भी देना है कि टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी, उसके बारे में जानकारी देनी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में आयोजित किए गए थे चर्चिल की अध्यक्षता में। तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई। कहाँ? इंग्लैंड में की गई थी, वेस्टमिंस्टर हॉल में की गई थी, यानी कि लंदन में। फिर नेक्स्ट जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें मूल अधिकारों को कतई शामिल नहीं किया गया था। ये जानकारी होनी चाहिए। 1935 के भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। जो 1935 में भारत शासन अधिनियम था, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। उसमें सबसे जो नागरिकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार होते हैं, उसको शामिल नहीं किया गया था 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था उसमें। फिर ध्यान रहे 1945 में तेग बहादुर शप्रू समिति में गठित तेज बहादुर समिति द्वारा मूल अधिकारों को संविधान में लिखने की सलाह दी। यानी कि इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया कि 1900 की मूल अधिकारों को संविधान में या संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जगह मिले, उसको परमानेंट चीज़, स्थायी चीज़ बनाई जाए। तो 1945 में जो तेग बहादुर शप्रू समिति थी उन्होंने मूल अधिकारों को संविधान में लिखने की बात कही थी। इन चीज़ को आप नोट डाउन करें जल्दी से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट एक दो वीडियो को आप अगर पॉज करके आप लिखेंगे तो भी ये आराम से साथ साथ में आप इसको लिख सकते हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा।
कुछ बातें और फिर हम अनुच्छेद वाइज मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। संविधान सभा में मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों हेतु सरदार पटेल की अध्यक्षता में समिति तथा जे.बी. कृपलानी, जीवंत दास भगवत दास कृपलानी की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया। तो संविधान सभा में भी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई तथा जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था। देखिएगा, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। यानी कि मूल संविधान की बात हो रही है। जब संविधान लागू हुआ था तब भाग 3 में 7 मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे, लेकिन चवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार या संपत्ति अर्जन करने का अधिकार संपत्ति अर्जन के अधिकार को हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 301 क में एक कानूनी अधिकार या एक विधिक अधिकार बना दिया गया। एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संशोधन हुआ था उसमें अनुच्छेद 31 में पहले हमने संपत्ति अर्जन का जो मूल अधिकार प्रदान किया गया था उसको हटा दिया गया और हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 301 क में एक कानूनी अधिकार बनाया गया। किसको? संपत्ति अर्जन के अधिकार को। नेक्स्ट रहेगा मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। कैसी? इसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक प्रकृति है, या इसे कहें तो निषेधात्मक प्रकृति है। निषेधात्मक। मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं, निषेधात्मक प्रकृति के हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये यानी कि मूल अधिकार ये राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। इसलिए इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक प्रकृति है या निषेधात्मक प्रकृति है। ये इसलिए है क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो इसको आप नोट डाउन करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से याद करें। उम्मीद करता हूँ कि पिछले सारे वीडियो आपने पढ़े होंगे अच्छे से बैठ करके, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा जल्दी से। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। शेष यानी कि शेष जितने भी अनुच्छेद है वो सभी व्यक्तियों को, शेष सभी व्यक्तियों को शामिल है, जैसे सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि नागरिक और व्यक्ति में क्या फर्क है। देखिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये तो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें से ये हटा दें तो वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अब नागरिकों और व्यक्तियों में क्या अंतर है? भारत नागरिक का मतलब है जो भारत के मूल निवासी हैं, केवल उन लोगों को ही प्राप्त है, और व्यक्ति मतलब जिसमें विदेशी भी हैं, सभी व्यक्ति, सभी मानव जाति सबको प्राप्त है, बाकी वाले। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब हम लेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द की परिभाषा है। क्या है वो परिभाषा? राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, यानी कि राज्य में कौन कौन शामिल है। राज्य का मतलब यहाँ देश से है, तो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई अनुच्छेद 12 में।
देखिएगा इसके अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा में कौन कौन आएगा, तो भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, भारत सरकार के भीतर तथा भारत सरकार के नियंत्रण वाले, यानी कि भारत सरकार के जितने भी कंट्रोल है, भारत सरकार के नियंत्रण वाले जितनी भी संस्थाएं हैं या प्राधिकृत व्यक्ति जो आदेश जारी करने की शक्ति रखते हैं, वो सभी राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगे। तो राज्य शब्द की परिभाषा में कौन आते हैं, एक बार मैं पुनः बोल देता हूं, आप इसको वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगा भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर तथा भारत सरकार के नियंत्रण वाले सभी संस्थाएं या सभी प्राधिकारी व्यक्ति जो आदेश जारी करने की शक्ति रखते हैं, वो राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन न्यायालय, निजी संस्थाएं और अनुसंधान से संबंधित, अनुसंधान इसरो वगैरह है ना, अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं वो राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस चीज़ की आपको ध्यान रखना है, या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। तो कौन नहीं आते हैं, न्यायालय नहीं आता है, निजी संस्थाएं नहीं आती हैं, और अनुसंधान से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं वो राज्य शब्द की परिभाषा से बाहर है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। अब हम लेंगे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13। तो इसमें लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों से जो विधियां असंगत है, मौलिक अधिकारों से असंगत यानी मेल नहीं खाती हैं, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां कानून विधियां शून्य रहेगी या शून्य घोषित कर दी जाएगी। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए कि अनुच्छेद 13 में दी गई है कि ऐसी जो भी विधियां हैं जो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती हैं या फिर मूल अधिकारों का हनन करती हैं, ऐसी विधियां स्वतः ही शून्य हो जाएगी या फिर भारत सरकार के सुप्रीम कमांडर यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार की सारी जानकारी है वो अनुच्छेद 13 में दी गई है। अब देखिएगा, मैं इसके कुछ अनुच्छेद पढ़ ही लेते हैं। तो अनुच्छेद 13(1) यानी अनुच्छेद 13(1) में क्या लिखा है, संविधान लागू होने से पहले की विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उल्लंघन वाली सीमा तक, तो उल्लंघन वाली सीमा तक
मौलिक अधिकारों से ढकी रहेगी या आच्छादित रहेगी, मौलिक अधिकारों से आच्छादित रहेगी। आच्छादित का मतलब ढकी रहेगी। इसे आच्छादन सिद्धांत कहते हैं। आच्छादन सिद्धांत कहते हैं। देखिएगा क्या होता है आच्छादन सिद्धांत। संविधान लागू होने से पहले की विधि है, यहाँ ध्यान रखना है, संविधान के लागू होने के पहले की विधि है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो उल्लंघन वाली सीमा तक, यानी कि कहाँ तक वो उल्लंघन करती है, उस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों से ढकी रहेगी। इसका मतलब ये है कि उस पर मौलिक अधिकार हावी रहेंगे, उस विधि पर। वो विधि निष्प्रभावी हो जाएगी और उस विधि पर कौन काम करेगा, मूल अधिकार काम करेंगे। और इसे कहा जाता है आच्छादन सिद्धांत। इसको आप नोट डाउन करें। उसके बाद हम पढ़ेंगे 13(2) जो इसके बिल्कुल विपरीत है। उसमें यह है कि संविधान लागू होने के बाद की विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो उल्लंघन वाले भाग तक उस भाग को पृथक कर हटा दिया जाता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसको आप नोट डाउन करें। उसके बाद हम अनुच्छेद 13 कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा कंटिन्यू करेंगे समानता के अधिकार से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 2-3 बार वीडियो को पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। अनुच्छेद 13(2) इसमें लिखा है संविधान लागू होने के बाद की विधि। पहले तो हमने 13(1) में पढ़ा था पहले की विधि। अब है संविधान लागू होने के बाद की विधि। जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की सीमा तक उसे पृथक कर, यानी उसे हटा दिया जाता है, पृथक कर समाप्त कर दिया जाता है। इसे पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या है? संविधान लागू होने के बाद की विधि है। संविधान लागू होने के बाद की विधि है और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। तो उल्लंघन जहाँ तक उल्लंघन करती हैं उस सीमा तक उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। मान लीजिए ये कोई विधि है जो यहाँ तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ से काट करके अलग कर दिया जाता है। और पहले वाले में क्या है, इसको आच्छादित कर दिया जाता है, पूरी ऊपर ढक दिया जाता है मूल अधिकारों से, यानी कि उसके ऊपर मूल अधिकार ही काम करेंगे, वो नहीं काम करेगी। 13(1) में तो ये था और 13(2) में बाद की विधियों पर। अब 13(3) अनुच्छेद 13(3)
इसमें विधि शब्द की परिभाषा दी गई है कि विधि के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत कौन आएगा जिसमें संसद कानून बना सकती है। इसमें विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। विधि शब्द की परिभाषा में कौन कौन आते हैं? विधि शब्द की परिभाषा में देखिएगा, विधि शब्द की परिभाषा में आदेश, सरकारी आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना, उपविधि, नियम, विनियम, रूढ़ि और प्रथाएं विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। तो विधि शब्द की परिभाषा में कौन कौन आते हैं? अध्यादेश, आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना, उपविधि, नियम, विनियम, रूढ़ि और प्रथाएं वो विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। विधि शब्द यानी कि जिसमें संसद द्वारा संशोधन करने की शक्ति है, संसद उस विधि को चेंज करने का अधिकार देती है। देखिए, लेकिन अनुच्छेद 13(4) ये बाद में जोड़ा गया था, तो इसका रहेगा बड़े कोष्टक में बंद रहेगा। तो अनुच्छेद 4 जो कब जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन है, यानी कि जितने भी संविधान संशोधन होते हैं, संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएंगे। संविधान संशोधन है, जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो संसद के द्वारा ही तो किए हुए हैं, वो विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएंगे। तो संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएंगे। संविधान संशोधन है वो विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएंगे। तो इसको फटाफट नोट डाउन करें, ऊपर वाला मैं साफ कर दें, या इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को पॉज करके साथ साथ में या दूसरी बार लिख लेना। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप भारत के नागरिक हो और आपको मूल अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप अपना इस तरह चेक कर सकते हैं। एक और पॉइंट है इसमें कि न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शब्दावली भारतीय संविधान में नहीं है।
जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन है। ऐसी जो शब्दावली का प्रयोग भारत के संविधान में कहीं नहीं किया गया है, लेकिन इसका आधार क्या है? लेकिन इसका आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका आधार, जुडिशियल रिव्यू का आधार, लेकिन इसका आधार अनुच्छेद 13 ही है। जो कहाँ से लिया गया है बताइए? न्यायिक पुनरावलोकन भारत में जिसका आधार अनुच्छेद 13 है, ये कहाँ से लिया गया है? ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसमें जो काम होता है वो जापान के संविधान से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, यानी कि जो विधि कानून बना करके जो प्रक्रिया स्थापित की गई है उस हिसाब से सारे काम होते हैं। अब न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है बताइए? न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा क्या है? तो यहाँ इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ। तो इसकी परिभाषा है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून जो संविधान, यानी कि ऐसे जो मैं यहां लिख देता हूं, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? तो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून जो संविधान के सापेक्ष में न्यायपालिका द्वारा जांच करने की शक्ति क्या कहलाती है? जांच करने की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। ये न्यायिक पुनरावलोकन का कंसेप्ट है। न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शब्दावली का प्रयोग भारत के संविधान में कतई नहीं किया गया है, लेकिन इसका आधार अनुच्छेद 13 ही है। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कानून जो संविधान के सापेक्ष में न्यायपालिका द्वारा जांच करने की जो शक्ति है उसे ही हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। उस नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो पहला अधिकार रहेगा, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक रहेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।